हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा का यह तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं हम आप लोगों के बीच, जिसमें प्रश्न जो है भारतीय संविधान, भूगोल, विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इन सभी विषयों से प्रश्न होंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके प्रश्नों को उसके उत्तर की व्याख्या के साथ देखते हैं। हमारे स्क्रीन पर पहला सवाल है कि लोहे पर जंग जो लगती है यह किस कारण से लगता है, यानी यह विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है। लोहे पर जंग का लगना, उसका कारण क्या है? यह फेरिक ऑक्साइड के कारण जंग लगता है, या जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, या क्षारकीय फेरक एवं फेरिक कार्बोनेट से। तो जब हम लोग पढ़ते हैं कि लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग की जो क्रिया है वह फेरिक ऑक्साइड की वजह से भी होता है, और ये फेरिक के जलयोजित फेरिस से के वजह से भी, क्षारकीय फेरस के भी वजह से। अर्थात जो सबसे सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। वनस्पति तेल जो होते हैं उसको घी में कैसे परिवर्तित किया जाएगा? वो गर्म करके, या फिर ऑक्सीजनीकरण के द्वारा, या एंजाइम्स के द्वारा। लेकिन इसका जो सबसे सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी हाइड्रोजनीकरण के द्वारा जो है वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिश्र धातु है? पिछले जब हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे तो उसमें हम लोग इस पर चर्चा किए थे कि धातु जो है वो ये जितने भी पदार्थ हैं वो तीन प्रकार से, तीन ग्रुप में बांटा गया है। एक धातु और एक अधातु और एक उपधातु। और यहाँ पर जो बात हो रही है वो मिश्र धातु की हो रही है, अर्थात धातु, दो धातुओं का मिश्रण जो है वो मिश्र धातु कहलाएगा। दो धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाएगा। तो मिश्र धातु कौन है? जस्ता जो है ये जिंक, ये धातु है। सीसा, एल्युमिनियम, ये सभी धातु है। स्टील जो है यह मिश्र धातु है, यानी दो और अधिक धातुओं से के मेल से स्टील बनता है, इसलिए उसको मिश्र धातु कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस वही जिसका डॉक्टर जो है टूटे हुए हड्डी को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो प्लास्टर किया जाता है इसी वजह से हड्डी टूटने के क्रम में जो है डॉक्टर जो उपचार करते हैं तो उसको प्लास्टर के नाम से भी जानते हैं। और वो जो वाइट कलर का चूने के तरह का जो मटेरियल लगाया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जिसको जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। अर्थात चौथा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो बी होगा। तो ये डॉक्टर प्लास्टर टूटे हुए हड्डी को जोड़ने में तथा ये जो है इसमें मूर्ति वगैरह का नक्शा बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा नंबर प्रश्न क्या है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि आकाश का नीला दिखाई देने का जो मुख्य कारण है ये क्या है? किस कारण की वजह से आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है? यह सूर्य की रोशनी नीली है? ऐसा तो है नहीं, सूर्य की रोशनी जो है वाइट है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि सूर्य की जो रोशनी है वो 7 रंगों का मिश्रण है। याद रखिएगा नाम, बैजनी आह पी नाला, यानी बै से बैगनी कलर है, ज से जामुनी है, बैजनी आ से आसमानी है, ह से हरा है, पी से पीला है, और फिर नारंगी और लाल, ये 7 रंगों का मिश्रण है। बैजनी आह पी नाला शॉर्ट नेम है। तो ये जो 7 रंगों का मिश्रण है, सूर्य की प्रकाश जब गुजरती है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल कण से उसका प्रकीर्णन होता है, और प्रकीर्णन के क्रम में जो है वो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इस कारण जो है वायुमंडल में उपस्थित धूल कण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। वो क्यों? क्योंकि सूर्य के 7 प्रकाश रंगों की किरणें में से एक जो है वो प्रकीर्णित होती है सबसे अधिक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा कि बर्फ का दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? यानी बर्फ का जब दाब बढ़ाएंगे तो फिर उसका गलनांक क्या हो जाएगा? तो बर्फ का दाब बढ़ाने से उसका गलनांक जो है वो घट जाता है, इसलिए सही उत्तर के रूप में जो जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जाना जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको बहुत आने वाले परीक्षाओं में बहुत फायदेमंद साबित होंगे। अतः आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ दोस्तों आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं? तो गर्मी के मौसम में सफ़ेद कपड़े इसलिए पहना जाता है क्योंकि जो सफ़ेद कपड़े हैं वो ऊष्मा के अवशोषक होते हैं, और
सर्दी के मौसम में जो है सफ़ेद कपड़े की जगह लोग काला कपड़ा पहनना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि सूर्य की प्रकाश का जो है सफ़ेद कपड़ों पर परावर्तन अधिक होता है और वह ऊष्मा का अवशोषक के रूप में जाना जाता है। इसलिए पूरी प्रकाश की किरण परावर्तित हो जाती है, तो गर्मी में सफ़ेद कपड़ों में कम गर्मी का एहसास होता है। वहीं दूसरी ओर काला कपड़ा जो है वो पूरी तरह से जितने भी सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों का मिश्रण है उस सभी को जो है ऑब्जर्व कर लेता है। इसलिए गर्मी में जो है काला कपड़ा लोग सर्दियों में काला कपड़ा लोग पहनना पसंद करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 7 का 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। विटामिन की जो किस्में हैं, हालांकि विटामिन के ऊपर 2 वीडियो चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक भी हम इसके डिस्क्रिप्शन में रख दिए हैं। जो 2 है, एक तो विटामिन के बारे में डिटेल जानकारी है कि ए बी सी विटामिन जो है वो कौन से उसके स्रोत क्या हैं, उसकी कमी से होने वाले रोग क्या क्या हैं, और दूसरा जो है वो इससे रिलेटेड प्रश्न है। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है कि संतरे में विटामिन, तो संतरा जो है वो स्वाद में खट्टा लगता है हल्का सा, अतः उसमें विटामिन सी पाया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा कि जितने भी खट्टे फल हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, यानी एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है। तो एल्युमिनियम खनिज की जो प्राप्ति हमें होती है वह बॉक्साइट से होती है, अर्थात 9वां नंबर क्वेश्चन के लिए जो सबसे सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी कि एल्युमिनियम खनिज की प्राप्ति हमें बॉक्साइट से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है। ये लाल रंग दिखने का कारण क्या है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य की स्थिति होती है वो लाल दिखती है, प्रकीर्णन के कारण सूर्य का जो ये है वो लाल दिखता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर होगा। क्यों, और इसके पीछे एक और सबसे बड़ा कारण ये है कि सूर्य उगते और डूबते समय जो है लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे अधिक होता है। 7 रंगों का जो सूर्य की प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, उसमें लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे अधिक होता है। इस कारण जो है वो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य प्रकीर्णन होकर के हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यह जो है प्रश्न है या इससे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड प्रश्न है कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पमत उम्र क्या है, यानी कितने वर्ष की आयु तक का व्यक्ति, कम से कम कितने वर्ष की आयु का व्यक्ति जो है वह लोकसभा का उम्मीदवार हो सकता है। तो इसके लिए जो आयु सीमा निर्धारित है वह है ऑप्शन नंबर ए यानी 25 वर्ष। 25 वर्ष की उम्र का व्यक्ति जो है वो लोकसभा का उम्मीदवार हो सकता है, उससे कम उम्र का व्यक्ति लोकसभा का उम्मीदवार नहीं हो सकता। इसके सारे ऑप्शंस महत्वपूर्ण हैं। 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता है, यानी मतदान के लिए 18 वर्ष की उम्र निर्धारित है। लोकसभा के लिए जो है वो 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष तथा जो है राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र है वह है 35 वर्ष। तो इस प्रकार जो है ये तीनों सीरियल से है, याद रखिएगा। और अगर पूछ दिया जाए कंफ्यूज करने के लिए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए जो उम्र है, तो चूंकि लोकसभा या राज्यसभा किसी भी एक सदन का सदस्य जो है वो प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकते हैं, तो अर्थात लोग 25 वर्ष की आयु का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र क्या है 25 वर्ष, तो दोनों सदन में से किसी एक का बन सकता है। लेकिन वहीं अगर राष्ट्रपति की बात आए तो राष्ट्रपति जो होता है वो किसी भी सदन का मेंबर नहीं होता है, इसलिए राष्ट्रपति बनने की जो उम्र है वह 35 वर्ष है, याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ। प्लानिंग कमीशन का गठन जो है यह आज़ादी के बाद जो है विकास को लेकर के प्लानिंग कमीशन बना था। पंचवर्षीय योजना जो है उसके तहत आती थी, सरकार उसमें निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार के टास्क पर काम करते थे। तो इसमें प्लानिंग कमीशन जो बना था यह 1950 में बना था, अर्थात 12वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी। प्लानिंग कमीशन के बाद जो है अभी पिछले 10 सालों से प्लानिंग कमीशन की जगह पे जो अब काम कर रहा है, यानी योजना आयोग की जगह पे वह नीति आयोग का कार्य हो रहा है। नीति आयोग जो है उसकी जगह पर, नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं, अर्थात नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन होंगे, तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि नीति आयोग कब बनाई गई। तो नीति आयोग जो है वह योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है, और तो इसका जो कार्यरत है वो 1 जनवरी 2015 से है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री
जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष के रूप में नाम जाना जाता है वो बहुत ही फेमस नाम है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है कि लाला लाजपत राय का नाम जो है इसके लिए जाना जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि कांग्रेस के संस्थापक कौन है। कांग्रेस के संस्थापक के रूप में किनका नाम आता है। कांग्रेस के जो संस्थापक हैं तो ये हम लोग याद रखेंगे। कांग्रेस के संस्थापक के रूप में जो नाम आता है वो A.O. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का नाम आता है। और W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है यह इसके फर्स्ट जो है प्रेसिडेंट थे, यानी प्रथम अध्यक्ष हैं। तो दो अलग अलग नाम है, संस्थापक A.O. ह्यूम है और प्रथम अध्यक्ष जो है वो व्योमेश चंद्र बनर्जी जी हैं। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, 1885 ईस्वी में। स्थापना कहाँ हुआ है, तो यह जो है मुंबई में हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ये भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया। खेड़ा में, अहमदाबाद में या चंपारण में। तो गांधी जी ये तीनों जो आंदोलन है, खेड़ा सत्याग्रह किसानों का आंदोलन था और गांधी जी के द्वारा चलाया गया, अहमदाबाद में मिल मजदूर के खिलाफ था और चंपारण में भी किसानों के तरफ से था। तो ये तीनों सत्याग्रहों में से जो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह है वह है ऑप्शन नंबर सी, चंपारण सत्याग्रह। और यह भारत का प्रथम सत्याग्रह है। गांधी जी 1915 में भारत आए थे और 1917 में जो है ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह किसके विरुद्ध हुआ था, तो यहाँ चंपारण के किसानों को, चंपारण यानी बेतिया और मोतिहारी जिला जिसको पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के नाम से जानते हैं, तो चंपारण के किसानों को जबरन नील की खेती करना पड़ता था और उसमें भी 20 कट्ठों में से 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य था। इस वजह से किसान परेशान थे और नील की खेती करने से जो है खेत बंजर हो रहे थे। तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से रिक्वेस्ट किया और उनके रिक्वेस्ट पर गांधी जी चंपारण आए और यहाँ से उनके द्वारा पहला सफल सत्याग्रह शुरू होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 है कि प्रधानमंत्री गांधी जी महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी। महात्मा गांधी जी जब असहयोग आंदोलन चला रहे थे तो उस वक्त जो ये अपनी वकालत छोड़ने वाले में जो नाम आता है प्रथम हुआ है मोतीलाल नेहरू का, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं। और मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी, लेकिन असहयोग आंदोलन चौरा चौरी कांड होने के पश्चात, चौरा चौरी कांड जो चौरा चौरी जगह जो है वो गोरखपुर में है उत्तर प्रदेश के, चौरा चौरी कांड होने के पश्चात जो है असहयोग आंदोलन को गांधी जी वापस ले लिए और गांधी जी से नाराज होकर के मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर एक अलग पार्टी स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे 1923 ईस्वी में। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 कि महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका कौन सा था। गांधी जी द्वारा जो संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका था उसका नाम था यंग इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे सही उत्तर है। 18वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था। गदर पार्टी जिसकी स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था उसका स्थापना कहाँ है, तो यह गदर पार्टी की स्थापना भारत में नहीं था, इसलिए कराची तो होगा ही नहीं क्योंकि कराची उस वक्त भारत का हिस्सा था। इसका जो मुख्यालय था वह था सैन फ्रांसिस्को में, यानी 19वां नंबर प्रश्न के लिए जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी कि गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। जब भारत को 1947 में आज़ादी मिली तो उस वक्त जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में वहाँ कौन थे, तो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री थे वो क्लेमेंट एटली थे। यानी इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है कि क्लेमेंट एटली जो है भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी थी। भारत में ब्रिटिश शासन की नींव जो रखी गई थी वह पिट्स इंडिया एक्ट के तहत या भारतीय अधिनियम परिषद के तहत, भारतीय परिषद अधिनियम या फिर विनियमितकरण अधिनियम 1773। तो ये जो रखा गया था वो 1773 के अधिनियम के तहत, अर्थात 21वां नंबर प्रश्न का सबसे सही जवाब जो है वह है ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है
कि निम्नलिखित में से कौन 1946-47 के दौरान अंतरिम सरकार में भारत के वित्त मंत्री थे। यानी 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था किनके नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। तो उस वक्त जो है वित्त मंत्री का जो पद दिया गया था वो किनको दिया गया था, तो याद रखिएगा वित्त मंत्री का जो पद उस वक्त दिया गया था वह दिया गया था लियाकत अली खां को। और लियाकत अली खां को पद दिया गया, लेकिन जो है जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो फिर लियाकत अली खान जो है पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने। और जो ये वित्त मंत्री का पद है या उनको ये जो है अंतरिम सरकार के गठन के समय उनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 की हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वह आर.डी. बनर्जी के द्वारा किया गया था या फिर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास सिंधु घाटी नदी के जो चारों तरफ बसे लोग थे जिनको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित जगह है। इसकी जो खोज किए हैं वह खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर ए जो है सबसे सही उत्तर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले हम एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यह सवाल अगर पसंद आ रहा है और साथ ही साथ यह आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और ये वीडियो को लाइक करके दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है कि तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में लड़ा गया था और द्वितीय युद्ध उसके 1 साल के बाद लड़ा गया, तो किन दो लोगों के बीच यह युद्ध लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। अर्थात 24वां नंबर सवाल के लिए जो सबसे सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी कि तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि विधवा पुनर्विवाह यह कानून कब लाया गया। दो प्रमुख कानून लाए गए थे उस दौरान अंग्रेजों के शासन के दौरान, जो कि भारतीय समाज सुधारकों के अथक प्रयास का नतीजा था और वो बहुत ज़रूरी भी था। एक सती प्रथा के विरुद्ध कानून, सती प्रथा यानी कि पुरुषों के स्वर्गवास के बाद देहांत के बाद उनकी जो विधवा महिलाएं थी उनको उसी चिता पर जला दिया जाता था जिंदा, इसके विरुद्ध 1829 में कानून लाया गया। और दूसरा जो है विधवा को पुनर्विवाह का हक दिया गया कानून के तहत। तो ये जो पहले सती प्रथा का अंत किया गया, फिर बाद में जो सती प्रथा का अंत के पश्चात जो विधवा महिलाएं बची थी तो उसको पुनर्विवाह का हक दिया गया। पुनर्विवाह जो लागू हुआ था वो 1856 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि कुचिपुड़ी नृत्य जो है यह कहाँ प्रारंभ हुआ था। कुचिपुड़ी जो है यह लोक नृत्य है, दक्षिण भारत का फेमस लोक नृत्य है और लोक नृत्य के ऊपर भी एक वीडियो अपलोड है चैनल पर जो ट्रिक के माध्यम से भारत के अधिकांश राज्यों का जो महत्वपूर्ण लोक नृत्य है और जो अक्सर प्रश्न बनते हैं इस पर वो उपलब्ध है। उसका लिंक भी हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दिए हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। कुचिपुड़ी जो लोक नृत्य है यह है आंध्र प्रदेश का, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। भारत की प्रथम महिला शासक के रूप में चांद बीबी का नाम आता है या फिर रजिया सुल्तान का या रानी लक्ष्मीबाई का। तो ये जो है सबसे सही उत्तर है इसका वह है ऑप्शन नंबर बी कि रजिया सुल्ताना जो है जो कि दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश की शासक हैं, ये प्रथम महिला शासका के रूप में जानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। टीपू सुल्तान के बारे में जानते ही है कि गीदड़ के 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर शेर की 2 दिन की ज़िंदगी है और ये अंग्रेज़ों से इन्होंने ज़बरदस्त लड़ाई लड़े थे। तो जो शासक थे यह मैसूर के थे। मैसूर कहाँ पड़ता है तो यह कर्नाटक राज्य के एक ज़िला है मैसूर, तो यहाँ के यह टीपू सुल्तान शासक थे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज के नाम से कौन सा देश जाना जाता है। तो यूरोप के मरीज के नाम से जो नाम जाना जाता है वो तुर्की का नाम आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे सही उत्तर है 30वां नंबर प्रश्न के लिए। और 30वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। ये लॉर्ड मैकाले ने किया था या फिर लॉर्ड कर्जन ने किया था या लॉर्ड डलहौजी ने या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो शिक्षा के क्षेत्र में तीनों का अहम योगदान है। लॉर्ड मैकाले मिंटस के द्वारा जो है ये लाया गया था एक अधिनियम जिसमें जो है लॉर्ड मैकाले उसके ये थे
और उसी के द्वारा जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के समय जो है यह विश्वविद्यालय आयोग आया था 1904 में, जिसको रेले कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, तथा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है वुड डिस्पैच आया था, जिसको 1854 में, जिसको जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। जी, भारत का सबसे लंबा बांध जो है भाखड़ा नंगल है, या इंदिरा सागर है, या फिर नागार्जुन सागर है, या हीराकुंड है। तो भारत का जो सबसे लंबा बांध के नाम से जाना जाता है वह हीराकुंड बांध का नाम आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे करेक्ट आंसर होगा। सबसे ऊंचा बांध के रूप में जाना जाएगा भाखड़ा नंगल, लेकिन सबसे लंबा बांध के रूप में जो जाना जाता है वह हीराकुंड बांध जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, यानी कौन प्रथम भारतीय महिला थी जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी। सुचेता कृपलानी है, बछेंद्री पाल है, रजिया सुल्ताना तो होगी नहीं, या फिर कल्पना चावला है। तो कल्पना चावला तो स्पेस में गई थी। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है 32वां नंबर क्वेश्चन के लिए वो ऑप्शन नंबर सी है कि बछेंद्री पाल जो है वो प्रथम भारतीय महिला है जो चांद पर चढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 कि बिहार का शोक कौन से नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक बहुत फेमस है, हम सभी जानते हैं कि बिहार का शोक जो नदी को जाना जाता है वह है कोसी नदी। इतना बाढ़ से परेशान करते थी और उस इलाका के, सीमांचल के इलाका के लोगों के आम जीवन को जो है सबसे अधिक प्रभावित किया है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। सोन नदी जो है यह गंगा की सहायक नदी है। अगला है कि ककलोत जलप्रपात जो है यह बिहार के किस जिले में स्थित है। ककलोत जलप्रपात की स्थिति बिहार के पटना, नवादा, मुंगेर या फिर नालंदा जिला में है। तो ककलोत जलप्रपात जो है यह सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है कि नवादा जिला में स्थित है ककलोत जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का हिस्सा था। याद रखिएगा, यह प्रश्न जो है यह बीपीएससी TRE 1 में पूछा गया प्रश्न भी है कि ये चौकीदारी कर जो है किस आंदोलन का हिस्सा था, असहयोग का, खिलाफत का, या भारत छोड़ो आंदोलन का, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो गांधी जी जो है जब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे, जो नमक कानून के विरुद्ध गांधी जी दांडी यात्रा से इसकी शुरुआत किए थे। गांधी जी द्वारा जो है ये 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से निकले थे और 6 अप्रैल 1930 को नमक के बना करके उस कानून को तोड़े थे, और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1930 में। तो उसी समय जो है बिहार के बेगूसराय जिला में चौकीदारी कर के विरुद्ध भी लोग आंदोलन कर रहे थे। अर्थात यह जो चौकीदारी कर के विरुद्ध जो आंदोलन है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। तो गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह है, हम पीछे भी एक तरह इस प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा किए थे, वह 3 कट्ठिया प्रथा से जुड़ा था। यानी 3 कट्ठा में नील की खेती करनी पड़ती थी, प्रत्येक 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में नील की खेती किसानों को करनी पड़ती थी, अर्थात 3 कट्ठिया प्रथा से यह जुड़ा था। क्वेश्चन नंबर 37 है कि बंगाल में किस नवाब ने मुंगेर को बिहार की राजधानी बनाया था। बंगाल के कौन से नवाब ने मुंगेर को जो है बिहार की राजधानी बनाया था। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी कि मीर कासिम ने जो है बंगाल में बिहार में मुंगेर में बंगाल की राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि त्रिवेणी नहर को किस नदी से पानी जाता है। जी, त्रिवेणी नहर को सोन नदी से, या फिर गंडक, या कोसी। तो त्रिवेणी नहर को जो पानी प्राप्त होता है वह गंडक नदी से होता है। गंडक नदी जो है इसका पटना के पास ये गंगा में उत्तर से बहते हुए आकर के गंगा में मिलती है, जबकि सोन जो है वो दक्षिण से बहते हुए आकर के पटना के समीप गंगा में मिलती है। सोन नदी पर जो डैम है वो डेहरी और सोन के नाम से जाना जाता है, और त्रिवेणी नहर जो है वो गंडक नदी से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से कौन 2 नदियाँ अमरकंटक से निकलती है। तो अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली जो 2 प्रमुख नदियों के नाम आते हैं वह है नर्मदा और सोन नदी। तो इसलिए इसका जो सबसे सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 कि बिहार में साक्षरता का प्रतिशत कितना है। बिहार के साक्षरता का प्रतिशत जो है वह कितना है। तो बिहार में जो साक्षरता दर है वह 61.8% है, और उसमें महिला साक्षरता अलग और पुरुष साक्षरता फिर अलग अलग है। और याद रखिएगा, यह जो आंकड़ा है
यह 2011 के जनगणना के अनुसार है। 2023 में जो है बिहार सरकार के द्वारा जाति आधारित गणना कराया गया था और ये जो है आंकड़ा है ये 2011 के भारत सरकार की जनगणना के अनुसार है। तो अब जो आंकड़े आएंगे वो आंकड़ा निश्चित तौर पे बदल जाएगा। और ऐसे भी हम शिक्षक है, हमारा कोशिश और योगदान रहा तो बिहार जो है वो शिक्षा में 1 नंबर पर ये राज्य जरूर बनेगा एक दिन। हम लोग इसी में कार्यरत भी हैं। तो हम लोग मिलते हैं अब अगले प्रश्न सेट के साथ अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। चलते चलते फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबा लीजिए। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि सभी लोग जो है बेहतर इससे तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।